गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज को पढ़ने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर जो आपकी न्यूज है वो किससे रिलेटेड है? नीति आयोग रिपोर्ट सर्कुलर इकोनॉमी एंड वेस्ट मैनेजमेंट टारगेट 2047। तो नीति आयोग ने रिलीज किया फाइनल कोर रिपोर्ट फरवरी 10 2026 में, जिसमें विकसित भारत 2047 और नेट जीरो 27 स्टडी की है। इसमें बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर, वेस्ट और सोशल इम्प्लीकेशन, इन चारों को कवर किया है। तो यहाँ पर बिल्डिंग रिपोर्ट हाईलाइट देख लेते हैं। फ्यूचर कंस्ट्रक्शन 86% जो बिल्डिंग स्पेस है वो एग्जिस्ट करेगा 2070 में, वो अभी यहाँ पर बिल्ड किया जाएगा। ऑफर करेंगे एक अपॉर्चुनिटी ताकि अडॉप्ट करें पैसिव डिजाइन को, एफिशिएंट अप्लायंसेस और लो कार्बन मटेरियल्स। यहाँ पर हेल्प होगी कि हम जो फ्यूचर एनर्जी लॉक इन है उनको अवॉइड कर सकते हैं। एयर कंडीशनर ओनरशिप में यहाँ पर ये 10% जो आज है इससे 80 to 85% तक हो जाएगा बाय 2070 और एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग क्रिटिकल यहाँ पर हो जाएगी। सो वेस्ट रिपोर्ट की हाइलाइट्स देख लेते हैं। यूनिवर्सल कलेक्शन 100% डोर टू डोर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन होगा। फुल सेग्रीगेशन में 100% सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। फुल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में 100% ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर का किया जाएगा। और रिसोर्स रिकवरी में वेस्ट को कन्वर्ट करेंगे बायो सीएनजी, कंपोस्ट, ट्रीटेड वेस्ट वाटर थ्रू बायोमिथेनेशन। यूनियन बजट 2016-27 का यहाँ पर 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए हैं। तो हम देखेंगे कि यूनियन बजट 2026-27 में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स जो थे, जिसमें इंडिया के फ्यूचर इंटरसिटी मोबिलिटी नेटवर्क को इन्होंने एक्सपेंड करा है बियॉन्ड द मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर ऑपरेट करेगा ये 250 किलोमीटर पर आवर या मोर पर डेडिकेटेड कॉरिडोर्स में। इंश्योर करेंगे फास्टर, रिलायबल, हाई कैपेसिटी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो बजट एलोकेट कर रहे हैं 2.78 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले इंडियन रेलवे के लिए। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरस्कोर कर रहे हैं एक की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह। कॉरिडोर स्पेसिफिकेशन में जो टोटल लेंथ है प्लान्ड कॉरिडोर्स की वो 4000 किलोमीटर अप्रॉक्स रहेगी। एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट 16 लाख करोड़ की और ट्रेवल टाइम रिड्यूस होगा और रीजनल कनेक्टिविटी को हम इंप्रूव करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे आगे ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करेंगे और रीजनल कनेक्टिविटी को हम यहाँ पर इंप्रूव करेंगे। मुंबई अहमदाबाद एचएसआर कॉरिडोर की बात करें तो इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ये रहेगी। लेंथ यहाँ पर 508 किलोमीटर की, डिजाइंड स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर रहेगी। ट्रैवल टाइम रिडक्शन में अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का ट्रैवल टाइम है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर रहेगी। यूनियन बजट 2026-27 में बिल्डिंग चैंपियन एमएसएमई फॉर अ ग्लोबल इंडिया, इन्होंने एक 3 pronged अप्रोच लेकर आए हैं कि कैसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो यहाँ पर ग्रो करेंगे एज चैंपियन बाय प्रोवाइडिंग इक्विटी, लिक्विडिटी एंड प्रोफेशनल सपोर्ट। एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे 35.4% यहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग में है, एक्सपोर्ट्स में 48.58, जीडीपी में 31.1%, नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस 7.47 करोड़ है और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर 32.82 करोड़ प्लस पर्सन है। ठीक है, जिनको जॉब दी जाती है। की बजट प्रपोजल्स में बोला गया है कि सबसे पहले तो एक एसएमई ग्रोथ फंड लेकर आओ, जिसमें कि एक डेडिकेटेड 10,000 करोड़ का फंड होगा जो जनरेट करेगा फ्यूचर चैंपियंस को, इंसेंटिवाइज करेंगे यहाँ पर एंटरप्राइजेस को और डिफाइंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड यहाँ पर 2021 में स्टैब्लिश हुआ था, ये 2000 करोड़ का टॉप अप देगा जिसमें कि हम सपोर्ट करेंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस को। प्रोफेशनल सपोर्ट में कॉर्पोरेट मित्राज रहेंगे, तो गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोफेशनल बॉडीज जैसे आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई इनको यहाँ पर लेकर आ रही है ताकि शॉर्ट टर्म कोर्सेज रहे और कॉर्पोरेट मित्राज को डेवलप कर पाए। रोल कैसा रहेगा? पैरा प्रोफेशनल, यहाँ पर हम एमएसएमईज को हेल्प करेंगे कि वो कंप्लायंसेस मीट कर पाए, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में। एक्सपोर्ट प्रमोशन में कोरियर एक्सपोर्ट्स पर काम करेंगे, रिमूव करेंगे करंट वैल्यू कैप 10 लाख रुपए की पर कंसाइनमेंट ऑन कोरियर एक्सपोर्ट। एस्पिरेशन जो है इंडिया के स्मॉल बिजनेस, आर्टिसंस और स्टार्टअप की, उनको हमें सपोर्ट करना है। क्रॉस बॉर्डर B2C ई कॉमर्स को बूस्ट करना है और ग्लोबल मार्केट्स की एक्सेस देनी है। यूनियन बजट में हम यहाँ पर इंडिया की जो मेंटल हेल्थ केयर और वेलबींग है इसकी एडवांसमेंट के ऊपर काम करेंगे। सो मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर जो है वो कोर पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी बनेंगे।
इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन और रीजनल इक्विटी पर काम किया जाएगा। निमहांस 2 एक सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि स्टैब्लिश किया जाएगा नॉर्थ इंडिया में, ताकि यहाँ पर जो एपेक्स मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन बने, यहाँ रीजन का और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट दिया जाए। रीजनल इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करेंगे तो सीआईपी रांची और एमआईएच तेजपुर जो है इनको अपग्रेड किया जाएगा, रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूशंस बनेंगे स्पेशलाइज्ड केयर, ट्रेनिंग और रिसर्च में। इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर सेंटर्स में यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिसमें कि इंश्योर करेंगे कि 64/7 एक्सेस दी जाए क्रिटिकल केयर के लिए, मेंटल हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड करते हुए। करेंट मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया के पास 47 गवर्नमेंट रन मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें 3 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, निमहंस बेंगलुरु, एलजीबीआरआईएमएच तेजपुर, सीआईपी रांची, और 44 स्टेट रन हॉस्पिटल्स भी हमारे पास हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 26-27 पर। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इंडिया के नेक्स्ट ग्रोथ फेज को ड्राइव करेगी। इसमें ये कहते हैं कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू आउटपुट वो हमारा 7.72% तक Q1 में, 9.13% हो गया Q2 में। जीवीए क्या होता है? जीडीपी में से अगर यहाँ पर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा दें तो हमें जीवीए मिलता है, राइट। तो यहाँ पर इंप्रूव कर रहे हैं इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और डिमांड को। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पोजीशन की जाएगी एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। इंडिया का एम्बिशन है कि यहाँ पर एक 35 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए बाय 2047। एमएसएमई कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो हमारा 35.4 है, एक्सपोर्ट्स में 48.6, एम्प्लॉयमेंट में 32.8 करोड़ लोग हैं, और इंडिया की रैंक सीमेंट प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट हो चुकी है ग्लोबली। 453 मिलियन टन हमने यहाँ पर अपना जो सीमेंट प्रोडक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 25 में। इंडिया की रैंक क्रूड स्टील प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट है ग्लोबली। यूनिटो सीआईपी इंडेक्स में हमारी रैंक 37th है, जो कि 40th थी 2022 में। अब यहाँ पर रेजुविनेशन किया जाएगा लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का, तो रिवाइव करेंगे 200 लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के थ्रू। बायोफार्मा शक्ति में 10,000 करोड़ यहाँ पर ओवर 5 इयर्स आउटले दिया जाएगा। इंडिया को पोजीशन करेंगे एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बायोलॉजिकल्स और बायोसिमिलर्स के लिए। 3 नए नाइपर्स यहाँ पर 1000 प्लस क्रिटिकल ट्रायल साइट्स और स्ट्रेंथन करेंगे सीडीएसको को। डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स में यहाँ पर हम स्टेट्स को सपोर्ट करेंगे कि 3 केमिकल पार्क्स बनाए जाएं, क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले मॉडल, ठीक है। तो 3 केमिकल पार्क मतलब यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा और हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में जो आउटले है वो पहले 22,999 था, जिसको 40,000 करोड़ कर दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में डोमेस्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को एक्सलरेट करेंगे। रेयर अर्थ मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट और कॉरिडोर में स्कीम लेकर आएंगे रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए, जिसमें कि रेयर अर्थ कॉरिडोर्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। हाई टेक टूल रूम्स जो है सीपीएसईज में स्टैब्लिशमेंट होगा प्रिसीजन टूल्स का, मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेनिंग का और डिजाइन का। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यहाँ पर 10,000 करोड़ की एलोकेशन दी जाएगी 5 साल में, जिसमें कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी होगा। फिर टेक्सटाइल सेक्टर में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम है, फाइबर सेल्फ रिलायंस, क्लस्टर मॉडर्नाइजेशन, हैंडलूम स्ट्रेंथनिंग, सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स और स्किलिंग की जाएगी अंडर समर्थ 2.0, ठीक है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव में खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो है इनको स्ट्रेंथन करेंगे, इंप्रूव करेंगे ट्रेनिंग, स्किलिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी, ब्रांडिंग, ग्लोबल मार्केट लिंकेज। एमएसएमई सपोर्ट में 3 pronged अप्रोच रहेंगी, 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड और 2,000 करोड़ का टॉप अप फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। बीबीजी रामजी एंड पीएमएवाईजी अकाउंट 63% रूरल डेवलपमेंट बजट है यहाँ पर। इसमें हमारे पास में बीबीजी रामजी रिप्लेसमेंट होगी मनरेगा की, पीएमएवाईजी टुगेदर अकाउंट करेंगे 63% ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बजट इन 26-27। यहाँ पर 40% का हाईएस्ट शेयर रहेगा। अगर हम देखें 23% सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास में प्रधानमंत्री आवास योजना का है, मनरेगा का 12%, एनआरएलएम का 8%, पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क योजना 8% और एनएसएपी जो है इसका यहाँ पर 4% के एलोकेशन किया गया है, ठीक है।
तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना कि हमारे पास में यहाँ पर कितना कितना बजट जो है वो अलोकेट किया जा रहा है। सबसे कम किसमें, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में, ठीक है, एनएसएपी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो टोटल एलोकेशन रहा वो यहाँ पर 1,97,023 करोड़ रहा, जो कि 4% हायर है रिवाइज्ड एस्टीमेट से। यूनियन बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति ये लेकर आ रहे हैं ताकि एक ग्लोबल बायो फार्मा हब क्रिएट हो। सो यहाँ पर बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव एक आउटले दिया गया 10,000 करोड़ का। दिस नंबर्स यू हैव टू रेक्टिफाई एनी हाउ। तो यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे इकोसिस्टम ताकि बायोलॉजिक्स प्रोड्यूस करें, बायोसिमिलर्स और कैप्चर करें 5% ग्लोबल बायो फार्मास्यूटिकल मार्केट शेयर को। स्किलिंग एंड एजुकेशन में बायो फार्मा एजुकेशन नेटवर्क को एक्सपेंड करना है। 3 नए यहाँ पर हमारे पास में कंपोनेंट्स जो हैं, क्लिनिकल रिसर्च में हम एक लार्ज स्केल क्लिनिकल रिसर्च इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार करेंगे जिसमें कि 1000 से ज्यादा अक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स रहेंगी अक्रॉस द कंट्री। रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग पर आ जाते हैं, तो कैपेसिटी जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएस को यहाँ पर इनको हम एनहांस कर रहे हैं, इंड्यूस करेंगे स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक और टेक्निकल स्टाफ बायोलॉजिक्स रेगुलेशन के लिए। तो बायोफार्मा क्या है, यहाँ पर थेरेपीज हमारे पास प्रोड्यूस की जाएंगी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाएंगे जैसे ह्यूमन सेल्स, फंगाई या माइक्रोब्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में इंडिया की जो करंट स्टैंडिंग है, इंडिया थर्ड है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में बाय वॉल्यूम एंड 14th है बाय वैल्यू। एनएसओ लॉन्च कर रहे हैं 2 मेजर नेशनल सर्वेज इन अप्रैल 2026। अब यहाँ पर हमारे पास एनएसओ जो है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च करेंगे 2 न्यू ऑल इंडिया एयर सर्वेज अप्रैल 2026 से, ताकि क्रिटिकल डेटा गैप्स को एड्रेस कर पाए। अब यहाँ पर नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे आता है ताकि डिटेल्ड डेटा हम प्रोवाइड करें लिविंग कंडीशंस पर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सोर्स ऑफ इनकम, इंटर हाउस होल्ड और इंटर रीजनल कंपैरिजंस को अनेबल कर पाए। एनुअल सर्वे इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर कवर करेंगे इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर को जीएसटीएन डेटा यूज कर जनरेट करेंगे एस्टिमेट्स ऑन ग्रॉस वैल्यू एडेड, कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस हमारे सर्विस सेक्टर में। मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, सर्वेस जो है वो आपके डिजिटल मोड में कंडक्ट होंगे। CAPI दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी। अब यहाँ पर रिमोट विलेजेस हैं अंडमान और निकोबार में, वहां पर होगा। एनएसओ कंडक्ट करेगा नेशन वाइड सर्वे माइग्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हो रहा है माइग्रेशन में, जिसमें कि जुलाई 2026 से जून 2027 तक ये रहेगा, और अपडेट कर रहे डेटा माइग्रेशन पैटर्न्स के ऊपर, जिसमें कि रूरल अर्बन माइग्रेशन, इंटर स्टेट मूवमेंट, सीजनल रिटर्न माइग्रेशन एंड रीजन हमारे माइग्रेशन के दिए जाते हैं। सो लेटेस्ट डेटा अगर हम देखें, ओवरऑल माइग्रेशन जो है हमारा रेट 28.9% है, मेल माइग्रेशन रेट 10.7% और फीमेल माइग्रेशन रेट 47.9% है। सो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड फॉर इंडायरेक्ट टैक्सेस लॉन्च कर रहे हैं शिफ्ट 2.0, आती थी 2.0 फॉर डिजिटल कस्टम्स। तो सीबीआईसी ने लॉन्च किए कुछ इनिशिएटिव्स इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2026 के अराउंड, जिसमें कि पंकज चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फाइनेंस। सो ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये यहाँ पर इंडिया के ब्रॉडर डिजिटल कस्टम्स रेफरेंस जो है, ताकि हम ट्रेड फैसिलिटेशन को एनहांस करें, ईज ऑफ ट्रैवल को, पेपरलेस गवर्नेंस को, इनके लिए है। तो आतिथि 2.0 मोबाइल ऐप अनेबल करेंगे इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो कि अराइव करते हैं इंडिया में, ताकि बैगेज डिक्लेरेशंस डिजिटली यहाँ पर हमारे पास में फाइल हो पाए लैंडिंग से पहले पहले। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या है, ऑफकोर्स पेपर वर्क कम हो जाएगा, डिजिटल एयरपोर्ट पर जो क्यू बनती है वो कम हो जाएंगी, पैसेंजर्स का कन्वीनियंस रहेगा, पेपरलेस कस्टम्स को हम यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और डिजिटल बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे। तो स्विफ्ट 2.0 भाई, देन आप देखेंगे स्विफ्ट 2.0, तो यहाँ पर सिंगल विंडो इंटरफेस है फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। इसमें आप देखेंगे एक अपग्रेडेड डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें कि हम इंटीग्रेट करते हैं मल्टीपल रेगुलेटरी एजेंसीज को एक सिंगल विंडो सिस्टम में फॉर कार्गो क्लियरेंस। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, अप्रूवल्स ऑब्टेन कर सकते हैं, एनओसी यहाँ पर इनको मिल जाता है ऑनलाइन, और यहाँ पर ड्वेलिंग टाइम जो है वो रिड्यूस होता है एंड कंप्लायंस बर्डन जो है वो भी आपका रिड्यूस होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि अबाउट सीबीआईसी चेयरमैन कौन है, विवेक चतुर्वेदी जी हैं,
एंड देन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने यहाँ पर लॉन्च किया साही एंड बोध इनिशिएटिव, जिसमें कि इंडिया जो है वो एआई इम्पैक्ट समिट, इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा साही बोध इनिशिएटिव जो है वो आया है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो, तो यहाँ पर देखेंगे कि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, जेपी नड्डा जिनको बोलते हैं, इन्होंने 2 हेल्थ डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किए हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर, साही और बोध। तो साही का मतलब है स्ट्रेटेजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। तो एक नेशनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क और एक रोड मैप है जिसमें कि यूज होगा एआई का हेल्थ केयर में। इंश्योर करेंगे एथिकल, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल यूज हो एआई का हेल्थ केयर में। सिक्योर, इंटरऑपरेबल, ट्रस्टवर्दी एआई सॉल्यूशंस रहेंगे। पेशेंट डेटा को सेफगार्ड करेंगे, एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। बोथ बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई, यहाँ पर ये आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है, कोलैबोरेट करा नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज के साथ में, ताकि यहाँ पर एआई मॉडल्स को एनोनिमाइज रियल वर्ल्ड हेल्थ डेटा के साथ में एक बेंचमार्क लगाया जाएगा और वैलिडेट किया जाएगा। तो जो मॉडल्स हम यूज करते हैं उसमें डेटा की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो प्रॉपर आउटपुट्स नहीं देते। तो उसमें ये लोग क्या करेंगे, डेटा देंगे अलग अलग पेशेंट्स का, लेकिन ये अनोनिमस पेशेंट्स होंगे। ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे एआई टूल्स को, परफॉर्मेंस के लिए रिलायबिलिटी कितनी है, बायसनेस, क्लिनिकल रेलेवेंस बिफोर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट। अब आते हैं कंटेक्स्ट एंड इंटीग्रेशन में। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये इंडिया के डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को बिल्ड करते हैं। डिजिटल इंडिया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कैसे होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेज कराया इंडिया का मूव कि किस तरीके से एक ग्लोबल बेंचमार्क बनेगा रिस्पॉन्सिबल एआई अडॉप्शन हेल्थ केयर में। स्पेशल इंसेंटिव दिए जा रहे हैं जन औषधि केंद्र जो रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में है। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 तक जितने भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएमबीजेपी एंड जन औषधि केंद्र यहाँ पर जो है कितने थे, 17,990। कब तक? 31 दिसंबर 2025। अब यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि 25,000 इस तरह के जन औषधि केंद्र को खोला जाए मार्च 2027 तक, ताकि जो यहाँ पर एक्सेस है अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन की उसको इंक्रीज करें। अब एक वन टाइम स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा 2 लाख रुपए का हमारे इन जैक्स को, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में खोले जाएंगे, हिमालयन एरियाज में, आइलैंड टेरिटरीज में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जिनको नीति आयोग ने नोटिफाई किया है, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, दिव्यांगजन, एससीज एंड एसटीज। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। सपोर्ट करते हैं अंडर परफॉर्मिंग जेके केस का थ्रू वर्कशॉप, पेयर लैंडिंग, एंगेजमेंट करते हैं लोकल डॉक्टर्स के साथ में। बोधन एआई डेवलप कर रहे हैं भारत एड्यू एआई स्टैक एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के लिए। तो गवर्नमेंट इंटीग्रेट करेगी एआई टूल्स को स्कूल एजुकेशन में नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से। प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी लेवल्स तक यहाँ पर कवर किया जाएगा। इनिशिएटिव ड्राइव किया गया था बोधन एआई के थ्रू, और यहाँ पर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई फॉर एजुकेशन आईआईटी मद्रास के अंडर एलोकेट करेंगे 500 करोड़। भारत एड्यू एआई स्टैक जो है ये यहाँ पर बोधन एआई डेवलप कर रहा है एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन। यहाँ पर ये यूपीआई जो है पेमेंट सेक्टर में उसी की तरह काम करेगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास में जैसे यूपीआई है वैसे ही ये एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि एआई टूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सपोर्ट करेंगे इंडियन लैंग्वेजेस को, स्पीच रिकॉग्निशन कैपेबिलिटीज को इंक्लूड किया जाएगा। एआई लर्निंग टूल्स यहाँ पर लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग टेलर किए जाएंगे। अलाइन करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में, और फ्रेमवर्क्स यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के थ्रू। इंडिया रैंक कर रहा है 3rd ग्लोबली एआई वाइब्रेंसी में स्टैनफोर्ड एचएआई रिपोर्ट। तो यहाँ पर इंडिया की जो रैंक है वो 3rd है ग्लोबली एआई वाइब्रेंसी में अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट। पहली यहाँ पर रैंक आपकी यूएस को दी गई, सेकंड चाइना को, 3rd इंडिया को, और यहाँ पर इंडिया का स्कोर 21.59 है, चाइना का 36.95 और यूएस का 78.6। वेटेड इंडेक्स में आपका आर&डी कवर होगा, रिस्पॉन्सिबल एआई, इकोनॉमिक टैलेंट, पॉलिसी, गवर्नेंस, पब्लिक ओपिनियन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया यहाँ पर यूके, जर्मनी और इसराइल जैसी कंट्रीज से काफी आगे चल रहा है।
FICCI फिक्की FLO इनॉग्रेट करे इंडिया का पहला विमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क एट गौरी बिदानूर कर्नाटका। सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, विमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क में इनॉग्रेट किया गया था गौरी बिदानूर कर्नाटका। यहाँ पर एक मेजर स्टेप लिया गया टवर्ड्स इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन बैंगलोर विमेन्स विंग ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है यहाँ पर फॉर्मली FLO बैंगलोर इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये क्या है, 50 एकड़ के एरिया में FLO बेंगलुरु के मेंबर्स यहाँ पर रहेंगे। लॉन्ग स्टैंडिंग बैरियर्स लगाए जो गए थे उनको थोड़ा कम किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और विमेन ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जो है आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उनके लिए ये रहेगा। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर विमेन लेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 1983 न्यू दिल्ली में FLO स्टैब्लिश हुआ था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रमोट करता है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप को इंडिया में। इंडिया इंप्रूव कर रहा है, 45th रैंक हो चुकी है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में। सो यहाँ पर इंडिया की पोजीशन 4 प्लेसेस से इंप्रूव हुई है टू रैंक 45th इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। रिपोर्ट रिलीज की गई थी पॉर्टुलेंस इंस्टीट्यूट ऑन February 4, 2026। 127 इकोनॉमीज को असेस किया गया। टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट यहाँ पर प्लस है। 53 इंडिकेटर्स है। इंडिया का स्कोर 54.43 यहाँ पर है, ठीक है। इंडिया की ग्लोबल #1 रैंकिंग है NRI 2025 में। एनुअल इन्वेस्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, AI साइंटिफिक पब्लिकेशंस, ICT सर्विस एक्सपोर्ट, ई-कॉमर्स लेजिस्लेशन। ग्लोबल टॉप 3 यहाँ पर US, फिनलैंड और सिंगापुर। रीजनल ब्रेकडाउन में यूरोप के 17 नेशंस, ईस्ट एंड साउथ एशिया में 4, नॉर्थ अमेरिका के 2 और ओशियाना में आपके 2 ही हैं वहां पर, तो शायद ना नहीं और भी आइलैंड कंट्रीज हैं, ओके। इंडिया रैंक करता है सेकंड ग्लोबली फॉर LED सर्टिफाइड स्पेसेस इन 2025। सो यहाँ पर इंडिया ने रैंक किया है सेकंड आउटसाइड द US इन LED certified building space in 2025 according to US Green Building Council। तो यहाँ पर US में ओवर 50 मिलियन GSM है, चाइना में 26 मिलियन है और इंडिया में 16 मिलियन है। सो की ड्राइवर्स इंडिया में कौन कौन से हैं? ग्रोथ ड्राइव की गई लार्जली बाय LED O+M ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेशन, रिफ्लेक्ट करते हैं इंक्रीज फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। तो सेक्टोरल अडॉप्शन इंडिया में हुआ। LED का अडॉप्शन जो है इन्होंने ऑफिस के स्पेसेस के बियॉन्ड ये चला गया। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, एजुकेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी गई। तो LED की बात करें, फुल फॉर्म यहाँ पर लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, ग्लोबली रिकॉग्नाइज कर रही हैं ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम को, डेवलप कर रहे हैं USGBC को, यहाँ पर ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इनको आपका सपोर्ट किया जा रहा है। ग्लोबल R&D एक्सपेंडिचर रीच कर चुके हैं 2.87 ट्रिलियन 2024 में। तो यहाँ पर ऐसा वीपो का बोलना है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो ग्लोबली R&D एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है, 2.87 ट्रिलियन हुआ 2024 में। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नियरली 3% रही और अगर हम 2000 से देखें तो ये 3 फोल्ड आपको देखने के लिए मिला। और एशिया का मैक्सिमम शेयर है 45% ग्लोबल R&D स्पेंडिंग में, जिसमें कि मैं आपको अगर बताऊं चाइना और जापान बहुत हैवीली इन्वेस्ट करते हैं R&D में। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करता है, ओके। तो चाइना का यहाँ पर रहेगा 785.9 बिलियन, यूएस का 781.8 बिलियन, देन जापान का, जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये और 5 कंट्रीज हैं। इंडिया की बात करें तो 75.7 बिलियन, जो कि यहाँ पर इसकी 2000 की लेवल से तो 3 टाइम्स हो चुका है। अब यहाँ पर अबाउट वीपो की बात कर लेते हैं। तो वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है यूएन की, हेडक्वार्टर यहाँ पर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, फाउंड किया गया था जुलाई 14, 1967 में। एम्स दिल्ली रैंक करता है 6th ग्लोबली ब्रांड फाइनेंस हॉस्पिटल रैंकिंग्स में। तो एम्स यहाँ पर आपका 6th बेस्ट हॉस्पिटल है ग्लोबली 2026 के ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल रिपोर्ट्स में। तो एम्स दिल्ली का 6th रैंक है, 79.9 BSI है, केयर स्कोर यहाँ पर 76.1 है, रिसर्च स्कोर 79.4 है। टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई 13th ग्लोबल रैंक है, ब्रांड स्ट्रेंथ 77 है, 78.4 यहाँ पर कोर केयर स्कोर है, रिसर्च स्कोर 80.6 है। जो कहीं पर भी इंडिया में ठीक नहीं होता वो पेशेंट एम्स दिल्ली में हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरी नानी की डेथ जो हुई थी वो एम्स दिल्ली में ही हुई थी, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगी कि
स्टिल ना जितनी क्रिटिकल इलनेस उनके पास थी उसके बाद में भी काफी टाइम तक वो सर्वाइव कर गई थी एंड अच्छे मतलब हेल्दी। इसके बाद में कुछ कार्डियक अरेस्ट वगैरह आए थे जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, एम्स में ही हुई थी। बट स्टिल आई मस्ट से अ वेरी मच गुड हॉस्पिटल फॉर पेशेंट्स बट अ वेरी बैड हॉस्पिटल फॉर अटेंडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की चीजें रहेंगी। सो ऑफ कोर्स कुछ चीजों में एम्स दिल्ली को अपना इम्प्रूव करना होगा, बट आई कांट डिनाई द फैक्ट दैट दे हैव द बेस्ट डॉक्टर्स, द बेस्ट टीम। सो when it comes to the medical facilities for patients, and when your patient is not fine, that's the only thing that you require। बाकी सब आप मैनेज कर लेते हो because you are that much healthy and सब कुछ कर लेते हैं आप लोग मैनेज। so global top 3, सबसे खुशी की चीज क्या होती है? so I have seen my mother also very sick last year। so सबसे खुशी की बात होती है कि when your patient or the family member who was a patient comes back to home healthy and happy, उससे बड़ी खुशी नहीं होती। उस टाइम पर जो इम्पोर्टेंस फील होती है, जो उस टाइम पर एक रिलीफ मिलता है ना, वो कुछ नहीं होता। और वो एम्स में आई मस्ट से कि बहुत ही अच्छा है। जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स, एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग $22 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए थी फॉर नेट जीरो बाय 2070। तो नीति आयोग ने एक सीरीज ऑफ 11 स्टडी रिपोर्ट्स निकाले जिसमें की डेवलपमेंट सिनेरियोज अलाइन करते हैं विकसित भारत 2047 विद नेट जीरो एमिशन बाय 2070। इंडिया का पहला गवर्नमेंट लेड मल्टी सेक्टोरल इंटीग्रेटेड मॉडलिंग स्टडीज है जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, क्लाइमेट कमिटमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं। की ऑफिशियल्स की बात करें तो श्री बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ नीति आयोग हैं, श्री सुमन बैरी वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग हैं, डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंसिंग नीड्स की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है वो 2070 तक $22.7 ट्रिलियन है। फाइनेंसिंग गैप $6.5 ट्रिलियन है जो कि आपका एक्सटर्नल सोर्सेस से आएगा। और एम्फेसाइज यहाँ पर किया जाता है कि डोमेस्टिक रिफॉर्म्स लेकर आओ ग्लोबल कैपिटल इंटीग्रेशन। सो नीति आयोग ने नोट किया कि जो कोल का यूज है वो यहाँ पर राइज करेगा अंटिल 2047 इज इवन एज एनर्जी इंटेंसिटी फॉल्स। इंडिया पोजीशन किया गया एज टू लीड इन क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है इलेक्ट्रिसिटी का शेयर एनर्जी मिक्स में राइज करेगा टू 60% बाय 2070। तो यहाँ पर 4 एडिशनल रिपोर्ट्स हैं अंडर द विकसित भारत 2047 एंड नेट जीरो 2070 स्टडी जिसमें कि ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, पावर और क्रिटिकल मिनरल्स को कवर करेंगे। अफोर्डेबल एनर्जी एक कोर प्रायोरिटी रहेगी इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। की प्रोजेक्शंस में इलेक्ट्रिसिटी का शेयर एनर्जी मिक्स में 22%, करेंट 2047 40% और 2070 में 60% यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल जनरेशन शेयर कितना है 23%। टारगेट हमारे पास में 2070 तक इसको 80 to 85% करना है। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट इंडिया अचीव करेगा 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। एक की माइलस्टोन है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में। प्लानिंग होराइजन इंडिया के जो रोड मैप है 2030 और 2032 में गाइड करते हैं नियर टर्म एनर्जी प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन को। एफसीआई एंड WFP MOU साइन किया है ग्लोबल हंगर रिलीफ से रिलेटेड। सो यहाँ पर हमारे पास में एग्रीमेंट डेट एंड पर्पस की अगर बात करें तो हम देखेंगे 18 फरवरी 2026। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 फरवरी में जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उन्होंने एक MOU साइन करा है ताकि सप्लाई करें राइस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए और कॉम्बैट करें हंगर को। तो एफसीआई जो है वो सप्लाई करेंगे 2 लाख मैट्रिक टन ऑफ राइस ताकि वल्नरेबल पॉपुलेशंस को ग्लोबली सपोर्ट कर पाए। और यहाँ पर जो MOU है ये वैलिड रहेगा 5 साल के लिए। एक्सटेंड करेंगे इसको म्यूचुअल कंसेंट से, प्राइसेस फिक्स किए जाएंगे एनुअली। करेंट रेट जो है वो 2800 पर क्विंटल रहेगा और वैलिड रहेगा अंटिल 31 मार्च 2026। सो रविंद्र कुमार अग्रवाल CMD FCI के और कार्ल स्काउ डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के यहाँ पर संजीव चोपड़ा के साथ में इनके प्रेजेंस में आपका सिग्नेटरीज रहे। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ठीक, आपके पास में ये देख लेते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो 1961 में आया था, हेडक्वार्टर है रोम में, ऑपरेट करते हैं अक्रॉस 120 कंट्रीज, एम फॉर जीरो हंगर सस्टेनेबल गोल 2 है ये हमारा, और अवार्ड किया गया था इनको नेशनल पीस प्राइज इन 2020।
तो एफसीआई यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्म की गई थी एफसीआई एक्ट के अंडर। चेयरमैन एंड एमडी हैं यहाँ पर आशुतोष अग्निहोत्री। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड मानव विजन, इसको देखते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत मंडपम में। आपको पता होगा, माइट बी मेनी ऑफ यू वुड हैव विजिटेड दैट। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। समिट अलाइन करता है पिलर्स ऑफ पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। मानव विजन क्या है? सो यहाँ पर मॉरल एंड एथिकल सिस्टम्स, अकाउंटेबल गवर्नेंस, नेशनल सॉवरेनिटी ऑफ डेटा, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एआई, वैलिड एंड लेजिटिमेट यूज। सो एक फ्रेमवर्क है एआई डेवलपमेंट, फोकस करते हैं ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। ग्लोबल कोलैबोरेशन पीएम एडवोकेट करते हैं ओपन सोर्स कोलैबोरेशन, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, वाटरमार्किंग यहाँ पर एआई जनरेटेड कंटेंट की, और सेफगार्ड अगेंस्ट डीप फेक्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि हेड्स ऑफ स्टेट, यूएन लीडर्स एंड ओवर 500 ग्लोबल एआई लीडर्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 1/6 ह्यूमैनिटी ग्लोबल एआई लीडरशिप में। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन फॉर एमएसएमईज, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लॉन्च किए 7 न्यू इंटरवेंशंस ताकि एमएसएमई ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करें। करेंटली 11 में से 10 हमारे पास प्लान इंटरवेंशन ऑपरेशनल है। कोऑर्डिनेट किया इसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एग्जिम बैंक, सीजीटीएमएससी एंड एनसीजीटीसी। सो मिशन ऑपरेट कर रहा है यूनिफाइड डिजिटल फ्रेमवर्क के थ्रू 2 मेन इकोसिस्टम में। सो निर्यात प्रोत्साहन, फाइनेंशियल सपोर्ट, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में काम आती है। 2.75% का इंटरेस्ट कन्वेंशन है। सपोर्ट यहाँ पर 50 लाख रुपीस पर एमएसएमई तक एनुअली फॉर वर्किंग कैपिटल ये कर रहे हैं। निर्यात प्रोत्साहन में आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट क्रेडिट तो है, एक्सपोर्टर क्रेडिट। निर्यात प्रोत्साहन में आप देखेंगे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट क्रेडिटर यहाँ पर अप टू 50 लाख रुपीज, 90% गारंटी डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए, 5 करोड़ 75% गारंटी ओवरसीज इन्वेंट्री के लिए, और 2.75% इंटरेस्ट कन्वेंशन अप्लाई होता है। निर्यात दिशा ट्रेड इकोसिस्टम, ट्रेड कंप्लायंस यहाँ पर आपके पास है, रीइंबर्स करेंगे 60 से 75% ऑफ टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन कॉस्ट, कैपिंग यहाँ पर 25 लाख रुपीज में होगी। निर्यात दिशा फ्लो एंड लिफ्ट यहाँ पर सपोर्ट करेंगे ओवरसीज वेयर हाउसिंग को, जिसमें की रिइंबर्समेंट होगी अप टू 30% फ्राइट कॉस्ट की, सीलिंग 20 लाख रुपीस तक यहाँ पर लगेगी। निर्यात दिशा इनसाइट इंटेलिजेंस, यहाँ पर 50% फंडिंग दी जाएगी 100% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सडीएच आपको पता है ना, फाइनेंस उसमें आया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में, तो ये उसकी बात करें कि यहाँ पर इनको हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट को एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव के अंदर लेकर आ रहे हैं। सो सर्ट इन जेंडर बजट एलोकेशन, यूनियन बजट 2026-27 में, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको थोड़ा रटना तो पड़ेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ कर मतलब आप लोग रट लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर अप्रैल में ही पेपर है जैसे नाबार्ड का या फिर आरबीआई का है भी, तो उसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे यहाँ बजट से। सो जेंडर बजट स्टेटमेंट अर्मार्क कर रहे 5.01 लाख करोड़ फॉर विमेन एंड गर्ल्स। यहाँ पर एक 11.55% का इंक्रीज हुआ है ओवर 4.49 लाख करोड़ अलोकेटेड इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो अकाउंट करेंगे फॉर 9.37% ऑफ द टोटल यूनियन बजट। टॉप कंट्रीब्यूटिंग मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं? तो यहाँ पर अलोकेट करें मोर देन 30% अपने फंड को टू द जेंडर बजट। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 81.73%, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 69.92% और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 48.60%। पोलैंड विड्रॉ कर रहा है ओटावा कन्वेंशन से, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। पोलैंड फॉर्मली विड्रॉ कर रहा है 1997 के एंटी पर्सोनल माइन बैन ट्रीटी ओटावा कन्वेंशन में, ड्राइव किया गया था बाय परसीव्ड थ्रेट्स फ्रॉम रशिया एज पार्ट ऑफ पोलैंड ईस्टर्न शील्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी। फोर्टिफाई करेंगे बॉर्डर्स को रशिया और बेलारूस के साथ में। पोलैंड यहाँ पर रेटिफाई कर रहा है ट्रीटी को 2012 में, और यहाँ पर अपनी स्टॉक पाइल को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था बाय 2016। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन ये भी यहाँ पर रिकंसिडर कर रहे हैं इनका पार्टिसिपेशन। सीबीडीसी बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी पायलट पुडुचेरी, तो यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा एक सीबीडीसी बेस्ड फूड सब्सिडी पायलट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पुडुचेरी में
26 फरवरी को यूटिलाइज करेंगे डिजिटल रुपी, इंडिया के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि इशू की गई थी बाय आरबीआई। प्रोग्रामेबल सीबीडीसी टोकन्स जो है वो क्रेडिट किए जाते हैं डायरेक्टली बेनिफिशियरी के डिजिटल वॉलेट्स में, और रिडीम केवल एंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स के लिए होते हैं एट फेयर प्राइस शॉप। तो स्टेक होल्डर्स कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी, आरबीआई, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, केनरा बैंक, इंटीग्रेटिंग सीबीडीसी इनटू द ट्रेडिशनल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फ्रेमवर्क ताकि लीकेजेस को प्रिवेंट करें। टूरिज्म एंड आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं और ग्रोथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रपोजल है कि प्रिजर्व करनी है टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज को, कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट, जहां पर इंडिया होम है टू 5 ऑफ द 7 बिग कैट स्पीसीज, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता। डेवलपमेंट इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नेचर ट्रेल्स का होगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जेएनके, अराकू वैली और पोधीगाई मलाय में। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे डेवलपमेंट हो रहा है टर्टल ट्रेल्स का ओडिशा, कर्नाटका, केरला एंड बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स का। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हब्स में डेवलपमेंट होगा 5 मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन अक्रॉस पूर्वोदय स्टेट्स, 4000 ई बस है कनेक्टिविटी के लिए, 5 रीजनल मेडिकल हब्स हैं ताकि प्रमोट करेंगे मेडिकल टूरिज्म को, 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिसमें कि लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनोलूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस टू बी डेवलप्ड एज कल्चरल डेस्टिनेशंस। एजुकेशन एंड स्किलिंग में अपग्रेड करेंगे नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी के लिए एक पायलट प्रोग्राम रहेगा। आप स्किल करेंगे 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को अक्रॉस 20 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस, एक 12 वीक का हाइब्रिड मॉडल रहेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इंडियन टूरिज्म डेटा कॉम्पेंडियम 2025। अब ये ना डेटा आपके डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत काम आता है कि भाई टूरिज्म में हमारे पास में जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ओवर 5%, राइट। तो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं 13.34% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह की चीजें अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इवन अगर आपके पास कोई ऐसे आते हैं तो इस तरह का डेटा इज वेरी गुड फॉर योर मार्क्स इम्प्रूवमेंट। ओपन एआई पार्टनरशिप कर रहे हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद और अदर्स के साथ में ताकि एक एआई रेडी टैलेंट यहाँ पर बिल्ड करें। ओपन एआई ने पार्टनरशिप किया लीडिंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ में, एम्बेड करेंगे एआई को अक्रॉस एजुकेशन, बिल्ड करेंगे एआई रेडी टैलेंट को। तो पार्टनर इंस्टीट्यूशंस में आईआईएम अहमदाबाद, दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली, मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन, ये सभी पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं। 1 लाख स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, फैकल्टी को, स्टाफ को। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड एआई इंटीग्रेशन है टीचिंग, रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन में। स्कोप क्या है कोलैबोरेशन का? सो एंटरप्राइज ग्रेड चैट जीपीटी एडयू एक्सेस इम्प्लीमेंट करेंगे, स्ट्रक्चर्ड ऑनबोर्डिंग, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस, गवर्नेंस में रिस्पॉन्सिबल यूज फ्रेमवर्क अलाइन करेंगे इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज के साथ में, इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक फोकस, इंजीनियर लेड इनोवेशन एंड अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो यहाँ पर आईआईएम अहमदाबाद जो है वो एआई अक्रॉस मैनेजमेंट डिसिप्लिन लेकर आएंगे स्ट्रेटेजी, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पब्लिक पॉलिसी में। आरबीआई ने 5 फाइनेंशियल एंटिटीज के ऊपर पेनल्टीज लगाई हैं जो कि 3 बैंक और 2 एनबीएफसीज हैं। रेगुलेटरी डायरेक्शंस के साथ में कंप्लाई नहीं करने की वजह से 1.35 करोड़ रुपीस की पेनल्टीज लगी हैं। रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस डेफिशिएंसी देखी गई, इनवैलिडेट किए कस्टमर ट्रांजैक्शंस को। फर्दर सुपरवाइजरी एक्शंस यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे अगर जरूरत पड़ी। डिटेल्स ऑफ पेनल्टीज एंड वायलेशंस, तो यहाँ पर आप देखेंगे सीएसबी बैंक को 63.60 लाख रुपीस आपकी पेनल्टी अमाउंट है। वायलेटेड नॉर्म्स बिजनेस करस्पॉन्डेंट एक्टिविटीज एंड कस्टमर सर्विसेज के लिए, एंटर किए इनटू अरेंजमेंट्स बियॉन्ड परमिटेड बीसी स्कोप, लिवाई करते हैं चार्जेस विदाउट अपफ्रंट कस्टमर डिस्क्लोजर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 32.50 लाख रुपीस, फेल कर गए तो रिपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर लेवल डेटा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के लिए, आइडेंटिफाई नहीं किया बेनिफिशियल ओनर्स को, सर्टेन अकाउंट्स में वायलेट करें केवाईसी नॉर्म्स, नॉन कंप्लायंस विद गोल्ड लोन गाइडलाइंस। यहाँ पर डीसीबी बैंक की बात करते हैं 29.60 लाख रुपीस, failed to maintain prescribed loan to value ratio, certain non agriculture gold loan accounts में IIFL फाइनेंस में 5.30 लाख का लगा है। एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स जो एनपीए, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट हमें बताने होते हैं वो इन्होंने ठीक से नहीं किया, ठीक है।
तो यहाँ पर अलग अलग गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया गया है। फिर आपके पास में नवी फिनसर्व है, इनके ऊपर इन्होंने रिकवरी एजेंट्स की गाइडलाइन फॉलो नहीं की, कांटेक्ट करा कस्टमर्स को 7 पीएम के बारे में, वर्किंग आवर्स में ही कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, तो आफ्टर 7 पीएम नहीं कर सकते और बिफोर 8 एम नहीं कर सकते। फॉलो करा प्रॉपर कम्युनिकेशन टूल्स को नहीं करा इन्होंने। सो आरबीआई ने 38.60 लाख का पेनल्टी लगाया यूको बैंक के ऊपर, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पर रेगुलेटरी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करा। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो पीरियोडिसिटी सेविंग डिपॉजिट पर देखी गई, जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना बैंक, तो वो नहीं किया इन्होंने टाइम पर। लॉकर के जो रेंट थे वो रिफंड करने थे तो फेल कर गए प्रपोर्शनेट लॉकर रेंट और प्री मैच्योर लॉकर सरेंडर। क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स के लिए, तो इन्होंने रिपोर्ट नहीं करा सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स लेवल क्रेडिट डेटा को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। बताओ इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ये लोग कर रहे हैं, ऑफकोर्स इंटेंशनली कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या गलतियां हैं इनकी, क्या दिक्कतें हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग ना, दे मस्ट डू दिस थिंग्स। ये तो रेगुलर रिपोर्ट्स होनी चाहिए, इनके सॉफ्टवेयर भी ऐसे काम करने चाहिए कि वो डायरेक्ट रिपोर्ट चली जाए। आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग दिस थिंग्स। फेल टू पे इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सेविंग अकाउंट्स, लीगल अथॉरिटी पेनल्टी लगाई गई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर। यूको बैंक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, हेडक्वार्टर्ड है कोलकाता में, एमडी और सीईओ श्री अश्विनी कुमार हैं। आरबीआई अप्रूव कर रही है बेन कैपिटल्स एक्विजिशन ऑफ अप टू 41.66% स्टेक मणप्पुरम फाइनेंस में, जिसको फाइनल अप्रूवल मिला आरबीआई से, ताकि यहाँ पर अक्वायर करे 41.66% स्टेक इन द कंपनी। अब ट्रांजेक्शन डिटेल्स की अगर हम बात करें तो अप्रूवल डेट फरवरी 2026 में आई थी, अग्रीमेंट डेट आपकी 20 मार्च 2025 है। यहाँ पर बेन कैपिटल जो है वो इन्वेस्टर हैं, अप्रोक्सीमेटली इनके पास में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 4385 सीआर की है। इनिशियल स्टेक अगर हम देखें तो 18% के हैं, मैक्सिमम जो परमिट किए गए हैं वो अप टू 41.66% है, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ट्रांजेक्शन स्टेटस, बेन कैपिटल क्लासिफाई किए गए हैं एज अ प्रमोटर एंड जॉइंट कंट्रोलिंग शेयर होल्डर अलोंगसाइड एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स। तो मणप्पुरम फाइनेंस यहाँ पर एक इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, हेडक्वार्टर्ड है वालापड़ त्रिशूर में केरला में। पावर मिनिस्ट्री फॉर्म करते हैं कमिटी ताकि मॉनिटर करे प्रपोज मर्जर ऑफ पीएफसी एंड आरईसी, ठीक है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मर्ज हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ओके, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। सो यहाँ पर कन्वे किया गया, कन्वेंट बाय जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग सीएमडी एंड ऑफ पीएफसी एंड आरईसी, मॉनिटर और गाइड करेंगे मर्जर की प्रोग्रेस क्या है। 3 मेंबर का वर्किंग ग्रुप बना है जिसमें कि डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो इसको हेड करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि कैसे मर्जर मॉड्यूलिटीज होनी है, ऑपरेशनल रिकमेंडेशन, पर्सनल और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कॉर्पोरेट एंड फंक्शनल रीस्ट्रक्चरिंग, हार्मोनाइजेशन स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट का। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इंगेज्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में, प्राइमरली जो इंडियन पावर सेक्टर को फाइनेंस करते हैं। 1986 में स्टैब्लिश हुई न्यू दिल्ली में और परमिंदर चोपड़ा इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आरईसी की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मरली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, आरईसीएल यहाँ पर, ठीक है। फिर इन्होंने इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी फाइनेंस को मैनेज करती है और प्रमोट करती है पावर प्रोजेक्ट्स को अक्रॉस इंडिया। 25 जुलाई 1969 में आई और इसके चेयरमैन और एमडी जो है वो जितेंद्र श्रीवास्तव हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रिपोर्ट कराया 590 करोड़ की फ्रॉड इन्वॉल्विंग हरियाणा गवर्नमेंट अकाउंट्स। इतने बड़े फ्रॉड्स कर देते हैं ना। चंडीगढ़ ब्रांच में यहाँ पर अकाउंट लिंक टू हरियाणा गवर्नमेंट एंटिटीज 590 करोड़ का फ्रॉड आया है। फ्रॉड कमिट किया गया है खुद बैंक एम्प्लॉइज के थ्रू। कोल्यूजन बिटवीन बैंक स्टाफ, प्राइवेट पार्टीज, अनऑथराइज्ड विड्रॉल्स हुए हरियाणा गवर्नमेंट के लिंक्ड अकाउंट से। 4 एम्प्लॉइज को सस्पेंड करा गया जो कि इन्वॉल्व रहे, शायद सस्पेक्टेड हैं। इनिशिएट किया गया डिसिप्लिनरी, सिविल और क्रिमिनल एक्शन। फॉरेंसिक ऑडिट एक वो ऑडिट होती है जो कि यहाँ पर मान लो आपके एविडेंसेस वगैरह ढूंढने के लिए होती है। जैसे मान लो किसी बैंक का कोई पंगा फटा, यहाँ पर मीनिंग कोई प्रॉब्लम हुआ है इनके साथ में, तो क्या होता है एविडेंसेस देने होते हैं। एविडेंसेस एज यहाँ पर बताना होता है कि भाई हमें कोर्ट में कुछ एविडेंसेस देने हैं या हमें लगता है कि पर्टिकुलर लोग यहाँ पर आपके हो सकता है। तो बेसिकली किसी भी लॉ केस फेस होने के बाद में ये ऑडिट होती है। तो केपीएमजी को लेकर आए हैं इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेंगे।
हरियाणा गवर्नमेंट ने डी एम्पैनल करा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि अब वो स्टेट बिजनेसेस को यहाँ पर हैंडल नहीं करेंगे। एसबीआई ने एम्बिशियस ग्रीन फाइनेंसिंग टारगेट रखा है 7.5% टू 10% बाय 2030। इंडिया के लार्जेस्ट बैंक ने इतना बड़ा टारगेट रखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कंट्री का लार्जेस्ट लेंडर है, अनाउंस करते हैं कि स्ट्रेटेजिक गोल की इंक्रीज करेंगे ग्रीन फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो 7.5 से 10%। अपने जो टोटल एडवांसेस हैं, जो टोटल लोन ये देते हैं, उसमें से 7.5 से 10% तक ग्रीन फाइनेंसिंग में जाएंगे, मीनिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स या फिर यहाँ पर सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स की तरफ हो। तो जो एक क्वार्टर है इस पोर्टफोलियो का, वो यहाँ पर ग्रीन लाइंस ऑफ क्रेडिट के थ्रू होगा, मीनिंग ये जो लोन लेंगे वो भी यहाँ पर ग्रीन लाइंस ऑफ क्रेडिट के थ्रू ही लिया जाएगा। फंडिंग जो हमें देनी होगी, पैसा दोगे तो पैसा भी तो चाहिए ना। ग्रीन एडवांसेस आपके 1.56% टोटल जो लोन पोर्टफोलियो है एसबीआई का, उसका यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करा गया ताकि फंड करेंगे सनराइज सेक्टर्स को, जैसे ईवी सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, इंडिया के ग्रीन ट्रांजिशन के लिए। एसबीआई ग्रीन मैराथन 6th एडिशन है मुंबई का, अंडर द थीम रन फॉर अ ग्रीनर इंडिया। 10,000 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर प्रमोट करेंगे क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कॉन्शियस लाइफस्टाइल्स। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल में कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2030 देखी जाएगी। अब आ जाओ नेट जीरो एमिशंस बाय 2055। गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है न्यू इंश्योरेंस एक्ट, 100% एफडीआई आएगा फरवरी से। तो यहाँ पर अलाउ करेंगे 100% एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको इशू किया था। एफडीआई लिमिट 100% इंक्रीज हुई थी 74% से 49% से 26%। टॉप लीडरशिप चेयरमैन एमडी या फिर सीईओ जो है वो एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। मर्जर प्रोविजन, अब यहाँ पर मर्जर होगा एक नॉन इंश्योरेंस कंपनी का एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। शेयर ट्रांसफर यहाँ पर अप्रूवल लिमिट फॉर सीकिंग प्रायर रेगुलेटरी अप्रूवल रेज की गई है 1% से 5% तक। फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट जो होगी वो 5,000 करोड़ से 1,000 करोड़ तक है। एलआईसी ऑटोनॉमी में ऑटोनॉमी दी जाएगी, ओपन जोनल ऑफिसेस को अलाइन करेंगे फॉरेन ऑफिसेस विद लोकल लॉज। पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन, डेडिकेटेड पॉलिसी होल्डर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड रहेंगे ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जाए इंश्योरेंस के बारे में। अमेंडेड एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। करेंट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.7% ऑफ जीडीपी है इंडिया में। इरडा की बात करें तो इरडा है यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बॉडी है, हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड है, चेयरमैन है अजय सेठ। फोन पे ने लॉन्च करा है एआई पावर्ड नेचुरल लैंग्वेज सर्च बिल्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री। इट इज ऑल अबाउट एआई दीज डेज, राइट? सो यहाँ पर लॉन्च करें एआई पावर्ड नेचुरल लैंग्वेज सर्च फीचर, माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री यूज कर नेविगेट करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे वॉइस या टेक्स्ट कमांड को। पे हेमंत 20 रुपीज, रिचार्ज फास्टैग या फिर गोल्ड प्राइस, अगर इस तरह की कमांड्स दी गई तो रेलेवेंट पेमेंट या इंफॉर्मेशन इंटरफेसेस खुल जाएंगे। एक्सेस पॉइंट्स में ग्लोबल सर्च बार, हेल्प सेंटर, हिस्ट्री टैब्स रहेंगे। रोल आउट किया जाएगा फेजेस अक्रॉस इंडिया में। डीबीएस बैंक फर्स्ट इन एशिया पैसिफिक है जिसमें कि वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स जो है उसको पायलट किया जाएगा। सो यहाँ पर डीबीएस बैंक और वीजा एक जॉइंट पायलट लॉन्च करेंगे अंडर वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स, अनेबल करेंगे एजेंट इनिशिएटेड पेमेंट्स को। डीबीएस फर्स्ट इशूअर बनेगा एशिया पैसिफिक में जिसमें कि टेस्ट करेंगे रियल वर्ल्ड एजेंटिक कॉमर्स यूज केसेस को और मार्केट यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट करेंगे फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स, तो एक प्लेटफॉर्म में अनेबल करेंगे एआई एजेंट्स को सिक्योरली एग्जीक्यूट करेंगे ट्रांजेक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स। डीबीएस बैंक सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर्ड है सिंगापुर में। एक्सिस बैंक और इंडिगो ने लॉन्च करे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस बैंक और इंडिगो ने पार्टनरशिप की है ताकि लॉन्च करें को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। इंडिगो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, इंडिगो एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? रीडिफाइन करो ट्रैवल को और लाइफस्टाइल एक्सपीरियंसेस को। तो की फीचर्स क्या है? रिवॉर्ड पॉइंट्स, कस्टमर्स अर्न करेंगे इंडिगो ब्लू चिप्स को, एवरीडे स्पेंड करेंगे और ट्रैवल परचेजेस विद एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स। ट्रांजेक्शंस जो हैं वो इंडिगो चैनल्स के थ्रू होते हैं। कार नेटवर्क्स में
इशू किया जाएगा रुपे एंड वीजा नेटवर्क, स्ट्रेंथन करेंगे डिजिटल पेमेंट्स, ऑफर करेंगे सिक्योर सीमलेस ट्रांजेक्शंस और एक्सपीरियंसेस को। एक्सिस बैंक के बारे में बात करें, इंडिया मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में, सीईओ है अमिताभ चौधरी। इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल। सो यहाँ पर एक ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल है, एक सिंप्लीफाइड सिक्योर टाइम बाउंड डिजिटल सोल्यूशन फैमिलीज और लीगल आयर्स के लिए जो डिसीज कस्टमर्स हैं उनके, तो जिनकी भी डेथ हो जाती है उनके यहाँ पर जो फैमिली है, लीगल आयर्स हैं, उनको एक ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल के थ्रू बेसिकली जो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप सबमिट कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स, का अकाउंट इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन कंप्लीशन जो होगा सेटलमेंट प्रोसेस का घर से ही कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, अभी फैमिलीज अलग अलग जगह पर रहती है ना, माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत हेल्प करते हैं। क्लेम्स अप टू 15 लाख रुपीस, बैंक ने रिमूव किए रिक्वायरमेंट फॉर थर्ड पार्टी श्योरिटी, प्रोसेस फास्टर रहेगा, लेस बर्डनसम रहेगा ग्रेविंग फैमिलीज के लिए। अब आईओबी यहाँ पर मेजर इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, चेन्नई में हेडक्वार्टर है, एमडी एंड सीईओ श्री अजय कुमार श्रीवास्तव है। एल&टी व्योमा इन्वेस्ट कर रहे हैं 25,000 करोड़, ग्रीन एआई रेडी डेटा सेंटर कैंपस खोला जा रहा है धोलेरा में, ठीक है। सो यहाँ पर एल&टी डेटा सेंटर आर्म व्योमा ने एक एमओयू साइन करा है, किसके साथ में, ऑफ कोर्स यहाँ पर गुजरात डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक 250 मेगावाट का ग्रीन एआई रेडी हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर ये बनाया जाएगा। प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे यहाँ पर गुजरात के एआई क्लाउड में 25,000 करोड़ की है। सस्टेनेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स हैं इनके। सॉवरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म 16 फरवरी 2026 में लॉन्च हुआ। एआई फर्स्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया गया डेटा सॉवरेनिटी के लिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस और सिक्योर एआई अडॉप्शन। जेवी विद नाविडिया एक ज्वाइंट वेंचर है, बिल्ड करेंगे सॉवरेन स्केलेबल जीडब्ल्यू स्केल एआई फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया एआई मिशन के अंडर, और यहाँ पर स्केल करेंगे नाविडिया जीपीयू क्लस्टर्स को एल&टी के चेन्नई डेटा सेंटर में अप टू 30 मेगावाट, न्यू 40 मेगावाट मुंबई डेटा सेंटर है। फिर यहाँ पर आपके पास में पार्ट टी एनर्जी स्टोरेज के बारे में, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। तो वारी एनर्जीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में। सो यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बैटरी गीगा फैक्ट्री रामबिल्ली अनाकपाली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे फैसिलिटी की कैपेबिलिटी कितनी है, तो 16 गीगावाट आवर के हिसाब से लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सेल बैटरी पैक, ग्रिड स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। 8,175 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर अराउंड 3,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया जाएगा आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से, जो कि चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ पर हेड किया था। अलाइन करेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश के इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के साथ में, प्रमोट करेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन अक्रॉस रिन्यूएबल पावर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी स्टोरेज। फ्रैक्टल ने लॉन्च करा है हेल्थ केयर रीजनिंग मॉडल वैद्य 2.0। तो यहाँ पर फ्रैक्टल एआई लॉन्च कर रहे हैं वैद्य 2.0, नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ केयर रीजनिंग मॉडल है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कैपेबिलिटी की बात करें तो हेल्थ केयर एक्शंस, रॉ क्लिनिकल डेटा एनहांस करेंगे, मॉडल कैपेबिलिटीज, रियल वर्ल्ड मेडिकल डिसीजन मेकिंग, पेशेंट केयर वर्कफ्लोज। सो इमरजेंसी असिस्ट यहाँ पर करा जाता है, रैपिड ट्राई एड, डिसीजन सपोर्ट ड्यूरिंग क्रिटिकल टाइम विंडोज। फ्रैक्टल क्लेम करते हैं वैद्य 2.0 फर्स्ट एआई मॉडल है, स्कोर करेंगे अबव 50 ऑन ओपन एआई हेल्थ बेंचमार्क, इंडिकेटिव एडवांस मेडिकल रीजनिंग परफॉर्मेंस। ऑरा एमएल लॉन्च करें इंडिया का पहला मल्टी मॉडल वर्ल्ड सिमुलेशन मॉडल ऑरा सिम रोबोटिक्स के लिए। तो यहाँ पर इंडिया एआई स्टार्टअप ऑरा एमएल ने लॉन्च करा है ऑरा सिम, इंडिया का पहला मल्टी मॉडल वर्ल्ड सिमुलेशन मॉडल है रोबोटिक्स के लिए। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 न्यू दिल्ली में यहाँ पर नाविडिया ओमनीवर्स और कॉस्मोस इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा। फिजिक्स रेडी 3D सिमुलेशन एनवायरनमेंट है, जिसमें कि डाइवर्स इनपुट्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट को डिस्क्राइब करना, इसके अलावा 2D फ्लोर प्लान्स बनाना, वीडियो वॉक थ्रूज, डेप्थ मैप्स, पॉइंट क्लाउड्स। सिमुलेशन यहाँ पर हमारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए रहेगा, ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट्स के लिए रहेगा, स्टेशनरी रोबोटिक आर्म्स ऑपरेट करें शेयर्ड वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में।
बैकिंग यहाँ पर नाविडिया कर रही है। मॉस्पी ने रिलीज करा है फर्स्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा, न्यू सीपीआई सीरीज आ गई है जिसमें बेस ईयर 2024 100 रहेगा। तो मॉस्पी ने यहाँ पर इंडिया का पहला रिटेल इन्फ्लेशन डेटा न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीरीज, अब बेस ईयर चेंज हो चुका है ना, तो वो दिखा रखा है इन्होंने, 12 फरवरी को रिलीज करा। इंडिया का एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन राइज कर जाता है टू 2.75% जनवरी 2026 में, और जो फर्स्ट रीडिंग है वो अंडर द न्यू सीरीज हुई। बेस रिवीजन में बात करते हैं, सो जो बेस रिवीजन है वो यहाँ पर अपडेट करते हैं सीपीआई बास्केट को, आइटम वेट्स को, डेटा यूज करेंगे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से। तो टोटल आइटम्स ओल्ड सीरीज में 299, न्यू सीरीज में 358, गुड्स 259, 308, सर्विसेज में 40, यहाँ पर 50। मार्केट कवरेज एक्सपेंशन, रूरल मार्केट में ओल्ड सीरीज आपकी 1181 थी, न्यू सीरीज 1465, अर्बन मार्केट्स में 114, 1114, 1395 यहाँ पर है। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में 12, पॉपुलेशन एक्सीड करती है 25 लाख, मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड किया जाएगा, एक मेजर टेक्नोलॉजिकल मेथोडोलॉजिकल एडवांसमेंट है। न्यू सीरीज में क्लासिफिकेशन होगा इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पस, क्वाइकॉप 2018। यूएन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन रिप्लेस कर रहे हैं अर्लियर 6 ग्रुप स्ट्रक्चर को। रिवाइज क्वाइकॉप हायरार्की, डिविजन्स 12, 43 ग्रुप्स, क्लासेस 92, सब क्लासेस 162, आइटम्स 358 हैं। वेटेज जो रहेगा वो 2024 का 100 के राउंड रहेगा। फूड एंड बेवरेजेस 36.75% लार्जेस्ट कंपोनेंट है, हाउसिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी गैस 17.67% है, ट्रांसपोर्ट 8.80, क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 6.38%, हेल्थ में 6.10। स्टेट वाइज इन्फ्लेशन, तेलंगाना का कंबाइंड सीपीआई इन्फ्लेशन 4.92% है, फूड इन्फ्लेशन 2.74%। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी भी आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा कंबाइंड सीपीआई इन्फ्लेशन इनका है, फिर केरला, तमिलनाडु, राजस्थान एंड कर्नाटका। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि हमारे पास में जो हायरार्की है वो कैसी है। तो 12 डिविजन, 43 ग्रुप, 92 क्लासेस, सब क्लासेस 162, 358 आइटम्स हैं। टोटल आइटम्स कितने? 358 हैं। फूड और बेवरेजेस को लार्जेस्ट कंपोनेंट रखा गया, फिर हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर फ्यूल्स को, देन ट्रांसपोर्ट है, देन क्लोथिंग एंड फुटवेयर है, देन हेल्थ है, और स्टेट वाइज देखें तो तेलंगाना फर्स्ट नंबर पर, फिर केरला, तमिलनाडु, राजस्थान एंड देन कर्नाटका। हाई लेवल इंडाइसेस, यंग और मॉडिफाइड लेयर पेयर्स इंडेक्स, यहाँ पर एलिमेंट्री इंडाइसेस में हम जेवॉन्स इंडेक्स यूज करें, शॉर्ट इंडेक्स फॉर्मूला। फर्दर रिलीज सीपीआई फरवरी 2026 के लिए रिलीज की जाएगी 12 मार्च को, जो कि अब तक हो चुकी होगी। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 10 मंथ हाई 1.81% जनवरी 2026 में रहा। तो इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन 10 महीने के हाई में 1.81% पर चला गया जनवरी 2026 में, प्रीवियस मंथ का 0.83% था। इन्फ्लेशन के ड्राइवर्स हाई प्राइसेस बेसिक मेटल्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फूड आइटम्स, टेक्सटाइल, नॉन फूड आर्टिकल्स। WPI बास्केट कंजम्पशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स 64.23%, प्राइमरी आर्टिकल्स 22.62%, फ्यूल एंड पावर 13.15%। WPI रिलीज की बात कर लेते हैं तो DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मंथली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रखेंगे, 14th ऑफ एवरी मंथ इसको रिलीज किया जाएगा, टाइम लैग 2 वीक्स का रहेगा। इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3 क्वार्टर लो हो गया है ऑफ 4.8%। सो इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन टू 4.8% अक्टूबर दिसंबर 2025-26, एक 3 क्वार्टर लो है। यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8%, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 4.0 से 4.44% पर। इसके बाद में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 6.7 है, और दूसरा वाला आपका प्रीवियस क्वार्टर का 6.9% था। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 55.8% बढ़ गया है, यहाँ पर 55.1% था पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलाते हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट तो 14.3%, यंग वीमेन का 16.6, यंग मैन का 13.5%। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं की ड्राइवर्स। So higher labor force participation driven largely by rising participation of women in both rural and urban areas. Youth joblessness यहाँ पर डिक्लाइन हुई है, तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हुए हैं फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स के लिए। PLFS की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस
अंडर द मॉस्पी इन्होंने इसको कंडक्ट करा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हमारे पास में ये सारी चीजें की इंडिकेटर्स रहती हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड लॉन्च हुआ है, ब्रेल एनेबल्ड प्रीमियर क्रेडिट कार्ड। सो एक होली ओन सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, जिसमें कि एक ब्रेल एनेबल्ड बॉब कार्ड प्रीमियर इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन माहे कोइंसाइड करते हैं फैसिलिटेशन ऑफ इंडियन ब्लाइंड वीमेंस क्रिकेट टीम, विनर है इनॉग्रल ऑफ T20 वर्ल्ड कप। हाईलाइट करते हैं कमिटमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की, एम्पावरमेंट ऑफ विजुअली इंपेयर्ड पर्संस। बॉब कार्ड स्टैब्लिश हुआ 1994 में, हेडक्वार्टर्ड है मुंबई महाराष्ट्र। आईसीआईसीआई बैंक रिसीव कर रहे हैं आरबीआई नोट ताकि रेस करें एग्रीगेट होल्डिंग अप टू 9.95% 8 लैंडर्स में। सो यहाँ पर आप देखेंगे रिसीव किया है इन्होंने अप्रूवल आरबीआई से। अब यहाँ पर जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया एक बारी न्यूज, कोई बात नहीं। अप टू 9.95% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल या वोटिंग राइट्स रहेंगे ईच अप्रूव्ड बैंक में। बंधन बैंक, सिटी बैंक, इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, करूर वैश्य बैंक, आरबीएल, ये सभी हमारे यहाँ पर बैंक्स हैं जिसमें कि इसकी अपनी यहाँ पर इक्विटी है। ठीक है, शेयर होल्डिंग है। कंप्लीशन टाइमलाइन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ आरबीआई अप्रूवल। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में अप्रूवल ग्रांट किया गया अंडर द आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन बैंकिंग कंपनी। इसी के साथ में ईएसआई की जो न्यूज है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कर देना, कमेंट कर बता देना। कुछ और चाहिए तो इसके अलावा हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।